नमस्कार, पीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स की त्रैमासिक परीक्षा के विषय गणित कक्षा 10वीं के पूरे पेपर का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्णांक है 75 अंकों का, समय है 3 घंटा। निर्देश पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनना है। अब हमें देखिए 96 और 404 का HCF होगा। तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 96 के अभाज्य गुणनखंड। 2 का जाएगा, 2 चौके 8 बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये हमारे पास 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, लिख देंगे। तो कितने बार आया, 1 2 3 4 5 बार आया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3। फिर हमारे पास है 404। 404 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले 2 का देंगे, 2 दूनी 2 शून्यम 2 दूनी। फिर 2 का देंगे, 2 एकम 2 शून्यम 2 एकम। बस बच्चों, इसके बाद तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर देखिए हमारे पास 96 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 1, और 404 को लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 101 की घात 1। तो इन दोनों में HCF हमें क्या लेना होता है, HCF जो होता है 96 और 404 का हम लेंगे। तो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो यहां पर देखिए उभयनिष्ठ कौन है, केवल 2 की घातें हैं। यहाँ 2 है और यहाँ 5 है। तो सबसे छोटी घात लेंगे। सबसे छोटी घात, इसके अलावा कुछ और उभयनिष्ठ है क्या, नहीं है। तो 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 मतलब 4। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। देखते हैं दूसरा विकल्प क्या है। बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक होंगे। शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, मध्य पद को 2 भागों में बांटकर। जैसे x वर्ग धन 7 की जगह हम खाली कर देंगे, फिर x धन 10। अब यहाँ पर अंतिम पद के सामने जो धन का चिन्ह है, यदि x वर्ग के सामने धन चिन्ह है और अंतिम पद के सामने भी धन का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम धन लगाएंगे। अंतिम पद के सामने यदि ऋण का चिन्ह है, तो यहाँ बीच में हम ऋण चिन्ह लगाएंगे। इसका मतलब इस 7 को हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनका योगफल तो 7 हो, लेकिन उनका गुणा करने पर 10 प्राप्त होता हो। तो देखिए हमने इसे तोड़ दिया, 5 धन 2। तो यहां पर हो जाएगा x वर्ग धन 5x धन 2x धन 10। तो हम इन दोनों के जोड़े बना देंगे। तो बाहर निकल जाएगा x धन 5, और फिर से 2 भी कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा x धन 5। x धन 5 दोनों में है, इसलिए कॉमन हो जाएगा, और x धन 2 अंदर। तो जब x धन 5 0, तो x धन 5 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 5। और जब x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर ऋण 2। ऋण 5 और ऋण 2, ये हमारे 2 शून्यक प्राप्त हुए, ऋण 5 और ऋण 2, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है बच्चों। आगे लेते हैं, तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, तो रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा। रैखिक समीकरण युग्म जो हमें दिया गया है, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो इसका एक अद्वितीय हल होगा। कौन सा हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास 3 शर्त होती हैं। इस तरह से यदि रैखिक समीकरण है, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, तब होता है एक अद्वितीय हल। दूसरी शर्त होती है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 है, तो यहां पर कोई हल नहीं होता।
कोई हल नहीं। और तीसरी शर्त है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो यहाँ अनंततः अनेक हल होते हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो ये तीन स्थितियां हैं। यदि हमारे पास व्यापक रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है तो तीनों स्थितियां हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है बच्चों। चौथा है यदि द्विघात समीकरण x वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होगा। यदि मूल समान होते हैं तो विविक्त कर का मान क्या होता है, 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होता है, 0 होता है। ये शर्त किसकी है, यदि मूल समान हो तो। यदि मूल वास्तविक एवं असमान है तो विविक्त कर का मान 0 से बड़ा होता है। यदि मूल काल्पनिक है या वास्तविक नहीं है तो हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से भी छोटा होता है या ऋणात्मक होता है। हम इस तरह से बता सकेंगे। तो अभी फिलहाल इस विकल्प में हमें क्या लिखना है, ऑप्शन ए 0। पांचवा देखिए हमारे पास एक एपी दी गई है 3 6 9 डैश 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 का कौन सा पद 27 है। तो कौन सा पद 27 है, हमें अंतिम पद दिया गया है। हम फार्मूला लगा देंगे L बराबर a प्लस एन माइनस 1d। तो देखिए L हमारे पास 27 दिया हुआ है, प्रथम पद हमारे पास 3 दिया हुआ है, n माइनस 1 और d का मान देखो 6 में से 3 घटाएंगे तो d निकलेगा, कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर d 3 है। तो ये हो गया 27 3 धन n का 3 से गुणा होगा 3n ऋण 3। तो देखिए धन 3 और ऋण 3 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 27 बराबर 3n, तो n बराबर हो जाएगा 27 बटे 3। तो कौन सा पद, 9वां पद। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है बच्चों। यहाँ फिर देखिए यहाँ पर है हमारे पास किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है। क्या है, एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, हम ले लेते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज ABC, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर DE क्या है, BC के समांतर है। खींच दीजिए, यहाँ पर DE जो है वो BC के समांतर है। तो हमें क्या क्या दिया गया है, AD और DB। AD का मान कितना है x और DB का मान कितना है x ऋण 2। AE का मान है x धन 2 और EC का मान है x ऋण 2। तो हमें पता है कि किसी त्रिभुज में यदि DE समांतर BC है तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, AD बटे DB का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, AE बटे EC के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए AD का मान कितना है x, DB का मान है x ऋण 2, AE का मान है x धन 2 और EC का मान है x ऋण 2। EC का मान x ऋण 1 है बच्चों। यहाँ पर EC का मान कितना लिखेंगे, x ऋण 1। देखिए अब क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर देंगे तो x का गुणा x ऋण 1 से और x धन 2 का गुणा x ऋण 2 से। तो इसे हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x बराबर, और ये x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कितना 4। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस 4 x इज इक्वल टू माइनस 4 है तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए, प्रत्येक एक अंक का है, संख्या 8, 9 और 25 के HCF का मान ज्ञात करना है। तो संख्या देखिए 8 है सबसे पहले और 9 है और फिर 25 है। तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 8 के देखिए 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 9 का देखिए 3 तिया 9, 3 एकम 3। और 25 का देखिए 5 चम 25। देखिए चूंकि ये सहअभाज्य पूर्णांक है
इनमें किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 को 2 की घात 3, 9 को क्या लिख देंगे 3 की घात 2 और 5 को लिख देंगे 5 की घात 2। तो क्या हो जाएगा HCF 8, 9, 25। तो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात हमें लेना था। अब उभयनिष्ठ यहाँ कोई भी नहीं है, जहां कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता वहां HCF कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ HCF का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। दूसरा लेते हैं, रैखिक बहुपद ax धन b का शून्यक है। जिसका हमें शून्य ज्ञात करना है उसे ही शून्य के बराबर लिखना होता है। तो क्या हो जाएगा ax बराबर ऋण b और x बराबर ऋण b बटे a। क्या हो जाएगा ऋण b बटे a। जिस भी बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है उसे स्वयं शून्य के बराबर लिख दीजिए, तो जो भी x की वैल्यू प्राप्त होगी वही उसका शून्यक होगा बच्चों। आगे है समीकरण 2x धन 3y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 है तो y का मान क्या होगा, तो रख दीजिए, यहां पर रख देंगे हम 2x धन 3y बराबर 5 में x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा 1 धन 3y बराबर 5, 2 एकम 2 धन 3y बराबर 5। तो 3y बराबर हो जाएगा 5 ऋण 2 कितना हो गया 3y बराबर 3 बटे 3 कितना आया 1, y की वैल्यू भी 1 ही होगी। चौथा खाली स्थान है, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम खाली स्थान मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं, द्विघात है ना, तो द्विघात के 2 मूल होंगे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है x वर्ग धन bx धन c बराबर 0। तो उसकी अधिकतम घात कितनी होती है 2 होती है। यदि x वर्ग का गुणांक शून्य ना हो तभी x वर्ग रहेगा, अन्यथा x वर्ग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो यह भी ध्यान रखना है कि किसी द्विघात समीकरण के द्विघात होने के लिए आवश्यक है कि द्विघात का गुणांक शून्य ना हो। पांचवा देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 धन 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करना है। तो nवां पद कितना दिया है n बराबर 3 प्लस 2n। अब हमें प्रथम पद ज्ञात करना है तो n के स्थान पर 1 रखना पड़ेगा। तो 3 प्लस 2 इंटू 1, तो a1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, a1 इज इक्वल टू 5। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा बच्चों। छठवां खाली स्थान है, सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, समरूप होते हैं। जितनी भी वृत्त की हम कल्पना कर सकें सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये 3 बातें हमें विशेष रूप से याद रखना है बच्चों। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप नहीं होते हैं में भी हमें 2 बातें याद रखना है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, फिर सभी आयत समरूप नहीं होते हैं। आजकल इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वह भी ध्यान रखना है। अब सत्य असत्य लिखना है हमें। पहला सत्य असत्य क्या है, 26 और 91 का HCF ज्ञात करना है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 एकम 2 तिया, फिर 13 एकम 13 और फिर 91 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7 बचा 2, 7 21, फिर 13 एकम 13। तो हम ये देख रहे हैं ये 26 के अभाज्य गुणनखंड में आया 2 की घात 1 गुणा 13 की घात 1 और 91 के अभाज्य गुणनखंड में आया 7 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। तो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेना है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड क्या है 13 है, तो HCF 26 91 हमें प्राप्त हो जाएगा 13 की घात 1 यानी 13। तो ये हो जाएगा कथन सत्य। दूसरा, घात n के किसी बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, यह कथन भी है सत्य। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल उसे निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित होता है, बिल्कुल स्थित होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। फिर अगला है
जब द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हो तब विविक्त कर डी बराबर 0 होता है, बिल्कुल होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे सत्य। आगे है ऋण 2 2 ऋण 2 2 ऋण 2 डैश डैश एक समांतर श्रेणी है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सार्वांतर क्रम से बढ़ रहा है या घट रहा है ऐसा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाएगा। केवल एकांतर क्रम में संख्याएं आ रही हैं, इसमें सार्वांतर से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी यहाँ पर एक निश्चित सार्वांतर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। छठवां देखिए, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, यहां समरूप है, संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं, बिल्कुल समरूप होते हैं। यह कथन सत्य है। अब अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। तो स्तंभ अ, स्तंभ ब या स्तंभ ए, स्तंभ बी से मिलान करना है। सबसे पहले नंबर पर है 9 और 27 का एलसीएम है। यदि 9 से 27 पूर्णतः विभाजित है, यदि छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो छोटी संख्या एचसीएफ और बड़ी संख्या एलसीएम कहलाती है। आप इनका एचसीएफ एलसीएम अलग से गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों यह भी ध्यान रखना है कि यदि छोटी संख्या से बड़ी संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो छोटी संख्या एचसीएफ और बड़ी संख्या एलसीएम कहलाती है। तो 9 और 27 का एलसीएम यहां पर क्या आ जाएगा? 27 को लिख देंगे यहां सामने सही उत्तर में पहले नंबर के सामने। रेखीय बहुपद है, रेखीय बहुपद कौन सा है? ax धन b रेखीय बहुपद है, ये दूसरे नंबर के सामने आप लिख देंगे। दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या है? ax धन by धन c बराबर 0। ये देखिए, तो ये है दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। फिर चौथा है द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर होता है b वर्ग ऋण 4ac। ये चौथे के सामने लिख देंगे आप। b वर्ग ऋण 4ac क्या होता है? विविक्त कर होता है। एपी के n पदों के योग का क्या सूत्र है? n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1d। ये है एपी के n पदों के योग का सूत्र। और छठवें नंबर में है दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं, बराबर होते हैं। ये इसे हम लिख देंगे छठवें नंबर पर। ठीक है बच्चों, ये हमारी सही जोड़ी हो गई। अब लेते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। 94 और 40 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 94 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अब चूंकि 47 आ गया, 47 एक अभाज्य संख्या है तो 47 एकम 47। फिर 40 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 2 2 दूनी 2 शून्यम, फिर 2 2 एकम 2 शून्यम और फिर 2 पंचे 10 5 एकम 5। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ कौन है? 2 है, 2 की घात 1 है, 2 की घात 1 मतलब 2। तो 94 और 40 का HCF को लिख देंगे, HCF 94 40 बराबर 2। आगे है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रैखिक बहुपद की घात तो भाई 1 होती है, द्विघात बहुपद की घात 2 होती है और त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। ऐसा हमें ध्यान रखना है बच्चों। आगे है रैखिक समीकरण y बराबर mx धन 3 में यदि x बराबर ऋण 2 है और y बराबर 5 है तो m का क्या मान होगा? रख के देख लीजिए, y के स्थान पर 5, m x के स्थान पर ऋण 2 धन 3। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ऋण 2m बराबर 5 और ये धन 3 इधर आएगा तो ऋण 3। तो ऋण 2m बराबर 2, तो m बराबर कितना आ जाएगा? 2 बटे ऋण 2 और m का मान हमें प्राप्त हो गया ऋण 1। m की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? ऋण 1। तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऋण 1 या m बराबर ऋण 1। फिर चौथे नंबर पे देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, आप इसे लिख देंगे।
द्विघात समीकरण का मानक रूप बराबर x वर्ग धन bx धन c बराबर 0। एपी हमारे पास दी गई है 5, 10, 15 डैश 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 के 8 पदों का योग क्या होगा। तो एपी के 8 पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो ए बराबर कितना दिया हुआ है 5, डी बराबर कितना दिया है 10 ऋण 5 यानी 5, और पदों की संख्या n बराबर कितना दिया है 8। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 8 पदों का योग S8 ज्ञात करना है। n/2 2a प्लस n माइनस 1d, पहले सूत्र ही लिख देंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये रख दिया। अब यहाँ पर S8 हो जाएगा 8 पदों का योग, यानी 8/2, 2 इंटू a का मान 5 है, धन n माइनस 8 है, माइनस 1, और d का मान कितना है 5 है। सभी के मान हमारे पास हैं, 2 चौके 8। तो S8 क्या हो जाएगा, देखिए 4 है कोष्टक के बाहर, 5 दूनी 10, धन 8 में से 1 गया 7, और 7 पाना 35। तो S8 हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 4 गुणा 45। तो S8 हमें क्या प्राप्त हो गया 180। 8 पदों का योग 180 होगा बच्चों। अब चलिए अगला नंबर क्या है, त्रिभुजों की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। क्या है दो प्रतिबंध, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो। ये दो हमें प्रतिबंध याद रखना है बच्चों। आगे है 6वां प्रश्न है, संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो 5005 को हमें क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 5005 के। तो सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 5 का जाएगा, 5 एकम 5 शून्यम 5 शून्यम 5 एकम, फिर हम देंगे 7 का, फिर 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौके 28, फिर 7 त्रे 21। फिर देखिए सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग समान है, इसलिए 11 का जाएगा, 11 एकम 11 बचा 3, 11 तिया 33, फिर 13 का देंगे, 13 एकम 13। तो 5005 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, सभी एक एक ही बार आया है, सबकी घात 1 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हल करना है। तो देखिए 7429, तो सबसे पहले यहां पर हम देंगे 17 का, 17 चौके 68 हो जाएगा, बचा 6, तो फिर 17 तिया 51 हो जाएगा, फिर बचा 11, और फिर 11 बचा तो 119 हो गया। तो 119 हो गया, तो 17 सत्ते 119 हो गया। फिर 17 के बाद हम देंगे 19 का, 19 दूनी 38, और फिर बचा कितना 5, 19 तिया 57, फिर देंगे 23 का, 23 एकम 23। 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23, सबकी घात एक एक ही है, तो घात 1 लगा देंगे बच्चों। इस तरह से हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। विशेष रूप से हमें याद रखना है, किस किस के लिए याद रखना है, हमें याद रखना है संख्या 6, 5005 और 7429। इन तीन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में एक नियम लागू है, तो उसे हम ध्यान से देख लेंगे। हमें 1 से लेकर 23 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको इनके गुणनफलों में, गुणनखंडों में शामिल करना है। तो देखिए अभाज्य संख्याएं मैं लिखते जाता हूं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, फिर 17 गुणा 19 गुणा 23, है ना बच्चों, बहुत आसान ट्रिक। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आ गए, 5005 के अभाज्य गुणनखंड में 5, 7, 11, 13 आ गए,
और 7429 के अभाज्य गुणनखंड में 17, 19, 23 आ गए। यानी 23 तक के अभाज्य संख्याएं इन 3 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में आती हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें ज्यादा किस संख्या से भाग जाएगा ये सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे दिया है HCF 606 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है। तो LCM 306 है, LCM 306 657 ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर हल लिख देना है, हमें यहाँ पर सूत्र लिख देना है HCF 306 और 657 गुणा LCM 306 657। HCF और LCM दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये बहुत आसान है बच्चों, ये सूत्र है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, LCM हमें नहीं दिया। LCM 306 657 का मान हमें प्राप्त नहीं है। और पहली संख्या हमारे पास क्या है? 306 है और दूसरी संख्या 657 है। चलिए, तो LCM 306 657 हम इस साइड में लिख देंगे और अगले साइड में 306 गुणा 657 बटे 9। तो 9 से काट देंगे, 9 6 54 9 7 63 और बचा 2 9 3 27। अब 73 का गुणा 306 से कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 22,338। ये क्या आया बच्चों? LCM 306 657 का मान। ठीक है बच्चों, अब हम लेते हैं इसका अथवा। संख्या 92 और 510 का HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको 92 के अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 चौके 8, 2 6 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23। 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, फिर बचा 1 11 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10। फिर से हमें यहां पर देखिए 5 का देना है, 5 25, 5 एकम 5। फिर 3 का देना है, 3 एकम 3, 3 7 21 और फिर 17 का देना है, 17 एकम 17। अब दोनों में देखिए उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन है? तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 1 है। फिर कुछ है क्या? नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 2 गुणा 23। इसे हम लिख सकते हैं 92 बराबर 2 की घात 2 गुणा 23 की घात 1। 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। तो 510 को हम क्या लिख देंगे? 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 17 की घात 1। तो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेना है। तो क्या हो जाएगा? HCF 92 510, सबसे छोटी घात 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है तो 2 की घात 1, 2 की घात 1 मतलब 2। तो HCF कितना प्राप्त होगा? यहाँ पर 2 प्राप्त होगा। 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न देखिएगा, बहुपद x वर्ग ऋण 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। यहां हमें क्या ज्ञात करना है? बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा? दिया है बहुपद px बराबर x वर्ग ऋण 3। ठीक है, शून्यक ज्ञात करने हेतु क्या होगा? px को किसके बराबर करना पड़ेगा? शून्य के बराबर करना पड़ेगा। यानी x वर्ग ऋण 3 बराबर 0। क्या हो जाएगा? x वर्ग ऋण 3 को क्या लिख सकते हैं? वर्ग के रूप में करणी 3 का वर्ग बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? a का वर्ग ऋण b का वर्ग, एक कोष्टक में आ जाएगा x ऋण √3, दूसरे कोष्टक में x धन √3 और दोनों की वैल्यू आ जाएगी 0। यहां पर हमको लिखना पड़ेगा सर्वसमीका a वर्ग ऋण b वर्ग
बराबर a ऋण b दूसरे कोष्टक में a धन b के प्रयोग से इस सर्व समीकरण का हम प्रयोग कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, जब x ऋण करणी 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, करणी 3, तथा जब x धन करणी 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा ऋण करणी 3। तो बहुपद के शून्य क्या होंगे, बहुपद x वर्ग ऋण 3 के शून्यक x बराबर करणी 3 ऋण करणी 3 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे बहुपद t वर्ग ऋण 15 के शून्य ज्ञात करना है, इसी तरह से ज्ञात करना होगा। ये देखिए जैसे हमने किया बहुपद, अब इसे फिर से क्या लिख लेना है, px बराबर pt बराबर t वर्ग ऋण 15 है ना, शून्य ज्ञात करने हेतु, शून्यक ज्ञात करने हेतु क्या करना है, शून्य इसे ही करना पड़ेगा। तो pt बराबर शून्य यानी t वर्ग ऋण 15 किसके बराबर हो गया, शून्य के बराबर हो गया। तो बस इसे ही हम उसी तरह से कर लेंगे, t वर्ग ऋण √15 का स्क्वायर बराबर 0। एक कोष्टक में हो जाएगा t माइनस √15 और दूसरे कोष्टक में t प्लस √15। तो इस तरह से यहां पर क्या प्राप्त होगा, जब t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज t इज इक्वल टू √15, तथा जब t प्लस √15 इज इक्वल टू 0, ये देखिए दूसरे वाले को 0 कर देंगे, पहले वाले को 0 किया, t इज इक्वल टू माइनस √15, तो आंसर आ गया t इज इक्वल टू √15 माइनस √15। ठीक है बच्चों, अब नौवा देखिए, हमारे पास दिया है बहुपद x वर्ग ऋण 2x ऋण 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए इनके शून्य ज्ञात करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है बहुपद px बराबर x वर्ग ऋण 2x ऋण 8, इसके हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो x वर्ग जहां का वहीं रहेगा, ऋण भी जहां का वहीं रहेगा, केवल 2 की जगह को हम खाली करेंगे, x के स्थान पर x, ऋण के स्थान पर ऋण, 8 के स्थान पर 8 रहेगा। अंतिम पद के सामने जो ऋण है उसे हमें यहां लगा देना है, लगा दिया। अब इस 2 को हमें ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनका अंतर 2 हो लेकिन उनका गुणनफल 8 हो। तो हम लिख देंगे 4 ऋण 2, 4 दूनी 8 होता है ना, 4 ऋण 2 लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, x वर्ग ऋण अंदर जाएगा तो ऋण 4x, फिर ऋण अंदर गया तो धन 2x ऋण 8। अब देखिए बच्चों, इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लेंगे तो x ऋण 4 बचेगा, धन 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो x ऋण 4 बचेगा। x ऋण 4 दोनों में है, अंदर बचेगा x धन 2। तो देखिए इसके हमें शून्य क्या हो जाएंगे, जब x ऋण 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, तथा जब दूसरे वाले को 0 कर दीजिए, x धन 2 बराबर 0 तो x इज इक्वल टू -2। 2 शून्य आ गए, शून्यकों का योग, गुणांकों में संबंध व्यक्त करना है ना, शून्यकों का योग करना पड़ेगा। सबसे पहले योग किया तो क्या प्राप्त हुआ, 4 धन ऋण 2 मतलब कितना आया, 2 आया, 2 के बटे कुछ नहीं तो 1। अब हमें यहां पर आना है कि 2 वास्तव में कहां है, ऋण 2 है b का मान है ना, और a का मान कितना है, 1 है। तो इससे हम 2 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऋण 2 बटे 1। ये ऐसा इसलिए लिखना है क्योंकि हमें ऋण 2 के रूप में जमाना है सवाल को। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। ये पहला संबंध आ गया। दूसरा संबंध क्या होगा, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा कर देंगे। अब गुणा करने पे क्या आएगा, 4 गुणा ऋण 2 कितना आया,
ये आ गया ऋण 8। ऋण 8 के बदले कुछ नहीं है तो 1। ऋण 8 क्या है? अचर पद है, तो यहां लिख देंगे अचर पद बटे 1 कौन है? x वर्ग का गुणांक है। इस तरह से बच्चों हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। अथवा प्रश्न देखिए सेम उसी तरह से है। बहुपद हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बहुपद? px बराबर 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब इस बहुपद को हम थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेंगे तो px बराबर हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए 6 3 18, क्या लाना है? 18 लाना है। मध्य पद के भागों को घटाने से 7 आना चाहिए और गुणा करने से 18 आना चाहिए। तो देखिए कैसे करना है। 6x स्क्वायर माइनस 7 की जगह को खाली किया, x माइनस 3 और ये माइनस को यहां लगाया, तो क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए तो 7। तो अब देखिए 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस का हो गया प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से क्या बाहर निकल जाएगा? इन दोनों में से 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2x है ना, 3 दूनी 6 ऋण 3। अब यहां से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो 1 निकलेगा और 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों में है, 2x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3x प्लस 1। अब देखिए जब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 है ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहीं पर देखते हैं, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तथा जब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1/3। अब देखिए हमारे पास शून्यक हैं, x बराबर 3/2 और x बराबर ऋण 1/3। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? शून्यकों का योग करना पड़ेगा। तो यहां करते हैं शून्यकों का योग। तो यहां पर हमें प्राप्त हुआ 3/2 धन ऋण 1/3। तो यहां पर ये हो जाएगा 3 दूनी 6 ले लेते हैं और 9 ऋण 2, तो ये हो जाएगा 7/6। अब यहां पर देखिए 6 क्या है? x ऋण 7 है x का गुणांक और 6 है x वर्ग का गुणांक, तो इसे हम लिख देंगे ऋण 7/6 और ये हो जाएगा ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। ठीक है, ये पहला संबंध आ गया। फिर दूसरे में ऐसे ही हम कर लेते हैं, यहां पर शून्यकों का गुणा करने पर क्या आएगा? देखिए 3/2 गुणा ऋण 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ या फिर ना करें कैंसिल, ऋण 3/6 आ गया। ऋण 3/6 आ गया तो फिर से हमको क्या है? ऋण 3 क्या है? अचर पद है और 6 क्या है? x वर्ग का गुणांक, तो हो जाएगा अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें संबंध की सत्यता की हमने जांच किया। आगे है 10वां प्रश्न। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इस स्थिति के लिए रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो हल, माना लड़कियों की संख्या x एवं लड़कों की संख्या y है, तो क्या हो जाएगा? शर्त फर्स्ट, सबसे पहले क्या है? विद्यार्थियों की संख्या 10 है, तो x धन y बराबर 10, ये पहला समीकरण हुआ। और शर्त सेकंड है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है।
यानी x वास्तव में क्या है, y से 4 अधिक है। तो y में 4 जोड़ेंगे तब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हम इसे व्यवस्थित कर देंगे, x ऋण y बराबर 4। ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। तो ये देखिए हमने इन दोनों समीकरणों को इस तरह से रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म के रूप में हमने व्यवस्थित कर दिया बच्चों। अब अथवा वाला प्रश्न देखिए, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, इस स्थिति को रैखिक समीकरण युग्म में प्रदर्शित कीजिए। तो ठीक है, इसी तरह से हम कर लेंगे। हमें यहां पर आ जाएगा, सबसे पहले माना आयताकार भाग की लंबाई बराबर x मीटर, चौड़ाई बराबर y मीटर। लंबाई चौड़ाई ले लिया और अर्ध परिमाप, तो इस स्थिति को रैखिक समीकरण युग्म में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई हमें दे दिया, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। शर्त फर्स्ट क्या है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसे हम लिख देंगे x ऋण y बराबर 4 और ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार शर्त सेकंड क्या है, शर्त सेकंड है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, ये हुआ 2 × x + y, परिमाप और परिमाप का आधा अर्ध परिमाप। 36 मीटर 2 से 2 कट जाएगा, तो x धन y बराबर 36। ये दूसरी स्थिति है। इस तरह से रैखिक समीकरण में हमें व्यवस्थित करना है बच्चों। 11वां प्रश्न है, अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0 और 2x ऋण y धन 9 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमको ये तुलना करके पता करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे हल। हल में हमें क्या दिया हुआ है, 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ है। तो दोनों रैखिक समीकरण लिख लेंगे, 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0 और दूसरा रैखिक समीकरण है 2x ऋण y धन 9 बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, उपरोक्त समीकरण की तुलना, उपरोक्त समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर, व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर जब तुलना करेंगे तो हमें पता है व्यापक रैखिक समीकरण किस रूप के हैं, a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 की तुलना समीकरण 1 से करेंगे तो a1 बराबर कितना हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, a1/a2 निकालना है। तो क्या हो जाएगा 6/2 और काट के आ जाएगा यहाँ पर 3। फिर निकालेंगे हम b1/b2, b1/b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 3 ऋण 1, y के गुणांकों की तुलना, ऋण से ऋण कैंसिल, ये आ जाएगा 3। फिर हम निकालेंगे c1/c2, c1/c2 बराबर हो जाएगा 10/9। तो हम ये देख रहे हैं कि a1/a2 तो b1/b2 के बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के, c1/c2 के बराबर नहीं है। अतः अब ये कौन सी स्थिति है, कोई हल नहीं की स्थिति है जिसमें क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं। तो क्या हो जाएगा, रेखाएं समांतर होंगी। बस हो गया बच्चों, इतना ही करना था। अथवा वाला सवाल देखिए, अथवा में है अनुपातों की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म
इतने और इतने संगत हैं या असंगत हैं। तो अब हमें इन दोनों की क्या करना है, तुलना करना है। तो फिर से हमें यही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, दिया है सबसे पहले, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है यहां पर, क्या दिया है, 3x धन 2y ऋण 5 बराबर 0 समीकरण 1। धन 5 को इस तरफ ले आएंगे, ऋण 5 हो जाएगा। 2x ऋण 3y ऋण 7 बराबर 0 समीकरण नंबर 2। फिर से लिख देंगे उपरोक्त समीकरणों की तुलना व्यापक रैखिक समीकरणों से करने पर, व्यापक रैखिक समीकरणों से तुलना करेंगे। फिर से a1 बटे a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे 2। फिर b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 बटे ऋण 3। और c1 बटे c2 बराबर हो जाएगा ऋण 5 बटे ऋण 7, जिसे हम 5 बटे 7 भी लिख सकते हैं। तो तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम सीधे लिख देंगे a1 बटे a2 ही, पहली ही शर्त लग गई। बराबर नहीं है b1 बटे b2 को, तो दूसरी और तीसरी शर्त लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, यहां पर हमें पूछा गया है कि संगत है या असंगत है। तो संगत होता है जब एक अद्वितीय हल होता है, और असंगत होता है जब कोई भी हल नहीं होता। संगत एवं आश्रित होता है जब अनंततः अनेक हल होते हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण युग्म क्या है, समीकरण युग्म संगत है। ठीक है बच्चों। अब 12वां प्रश्न है, द्विघात समीकरण x वर्ग धन 5x धन 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। चलिए मूल ज्ञात करना है, तो यहां पर हो जाएगा हल। द्विघात समीकरण ले लेंगे, दिया है द्विघात समीकरण कैसा है, x वर्ग धन 5x धन 6 बराबर 0। मध्य पद को दो भागों में तोड़ देंगे, तो x वर्ग धन 5 के लिए जगह छोड़ देंगे, x धन 6 बराबर 0। 6 के सामने धन का चिन्ह है, तो यहाँ धन लगा देंगे। अब ये जो 5 है, इसे ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका गुणनफल 6 हो, तो 3 धन 2। अब देखिए x वर्ग धन 3x धन 2x, x को अंदर ले आएंगे, धन 6 बराबर 0। अब हो जाएगा x कॉमन निकलेगा तो x धन 3, इन दोनों में से धन 2 कॉमन निकलेगा तो x धन 3 बराबर 0। दोनों में x धन 3 उभयनिष्ठ है, तो x धन 3 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x धन 2 बराबर 0। अब लिख देंगे, हमें मूल ज्ञात करना है बिल्कुल शून्य की तरह ही। जब x धन 3 बराबर 0 इंप्लाइज x इज इक्वल टू -3, तथा जब x धन 2 बराबर 0 तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू -2। तो समीकरण के मूल x बराबर ऋण 3 ऋण 2 है ना बच्चों, आसान। फिर इसका अथवा वाला प्रश्न भी इसी तरह से करना है। अथवा वाले प्रश्न में देखिए, यहां पर हम ले लेंगे हल, दिया है द्विघात समीकरण। क्या है द्विघात समीकरण, यहां पर 2x वर्ग ऋण 5x धन 3 बराबर 0। 2 तिया 6 लाना है मध्य पद को तोड़कर। तो देखिए 2x वर्ग ऋण 5 की जगह को खाली छोड़ दिया, x धन 3 बराबर 0। 5 को फिर से हमें 6 लाना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, बीच में धन का चिन्ह है तो 3 धन 2, क्योंकि 3 के सामने धन का चिन्ह है तो बीच में हमें धन का चिन्ह ही लगाना है। अब देखिए 2x वर्ग ऋण 3x ऋण 2x धन 3 बराबर 0। तो यहां इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, x, तो अंदर बचेगा 2x ऋण 3। इन दोनों में से ऋण 1 कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा 2x ऋण 3 बराबर 0। तो 2x ऋण 3, 2x ऋण 3 फिर से कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x ऋण 1 बराबर 0। जब
2x ऋण 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2। तथा जब x ऋण 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, तो आंसर हो गया x बराबर 3/2 और 1, हमारे दोनों मूल प्राप्त हो गए। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 13वां का हल देखिए। द्विघात समीकरण दिया है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, तो द्विघात समीकरण पहले लिख लेंगे। द्विघात समीकरण क्या है, 2x वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0। उपरोक्त समीकरण की तुलना या उपरोक्त द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा ऋण 3 और c बराबर हो जाएगा 5। x वर्ग धन bx धन c से तुलना कर रहे हैं ना हम, इसलिए तो क्या हो जाएगा, विविक्त कर निकालेंगे। विविक्त कर से हमें मूलों की प्रकृति का पता चलता है। विविक्त कर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac, तो हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण 3 का वर्ग, b वर्ग यानी ऋण 3 का वर्ग ऋण 4, a का मान है 2 और c का मान है 5, तो ऋण 3 का वर्ग हो गया 9, ऋण 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और ऋण 31 प्राप्त हुआ। ऋण 31 कैसा है, 0 से छोटा है, तो होगा अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। हमें पता है कि चूंकि विविक्त कर जो है 0 से छोटा है, अतः द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। विविक्त कर यदि 0 होता तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होते। विविक्त कर यदि 0 से बड़ा होता तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं असमान होते। अथवा का प्रश्न लेते हैं। अथवा में है द्विघात समीकरण kx x ऋण 2 धन 6 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसमें समीकरण के 2 बराबर मूल हों। तो हल, अब यहां पर देखिए हमारे पास द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है। द्विघात समीकरण हमारे पास है kx x ऋण 2 बराबर धन 6 बराबर 0। अब यहां पर हम देख लेंगे kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये बन गया द्विघात समीकरण। अब व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा k, b बराबर हो जाएगा -2k और c बराबर हो जाएगा 6। अब शर्त हमारे पास दी गई है समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे, तो द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल होंगे यदि, कब होंगे, 2 बराबर मूल कब होंगे, जब b वर्ग ऋण 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब मान रख देंगे, b का मान क्या है -2k का स्क्वायर -4, a का मान है k और c का मान है 6। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हो जाएगा 4k स्क्वायर, इसके बराबर 0 है, ये पूरा उस तरफ चला जाएगा, तो लिख ले लेते हैं इसी तरफ, क्या होगा 24k इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में से 4k कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, तथा जब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6। तो आंसर क्या आ जाएगा, k है यहाँ पर, k के संभावित मान क्या हो जाएंगे, k के मान होंगे
0 और 6। तो आंसर लिख देंगे k बराबर 0 एवं 6 होने पर समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। आगे हमारे पास है 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न में है एपी दी गई है हमारे पास। एपी में हमें क्या करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो यहां पर हल देखिए, एपी क्या है, 10, 7, 4। प्रथम पद ए बराबर 10 है, सार्वांतर डी बराबर 7 ऋण 10 बराबर ऋण 3 है। तो 10वां पद बराबर a धन 9d या a10 बराबर a धन 9d, ऐसा लिख देंगे। फिर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो a10 बराबर a का मान कितना है 10 धन 9, d का मान है ऋण 3। तो a10 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 9 तिया 27, तो ऋण 27 हो गया। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा a10 बराबर ऋण 17। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अथवा पर। अथवा वाला सवाल यहां पर है, एपी दी गई है तो हल सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, एपी 7, 13, 19, 205 में कितने पद हैं। तो प्रथम पद ए बराबर 7, सार्वांतर डी बराबर 13 ऋण 7 बराबर 6, और अंतिम पद एल बराबर 205। तो इसे हम लगा देंगे, एन का मान लगाने के लिए सूत्र एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1d, ये हमारा सूत्र है। तो एल का मान है 205, ए का मान है 7, एन माइनस 1d का मान है 6। इंप्लाइज है 205 बराबर 7 धन एन के अंदर 6 चला जाएगा, तो 6n माइनस 6 और 7 में से 6 जाएगा, तो एक जब इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा ऋण 1, 205 ऋण 1 बराबर 6n। तो 6n बराबर हो जाएगा 204 बटे 6, 6 3 18, 6 चौके 24। अब यहाँ पर देखिए 6n बराबर हमने निकाल लिया था, तो n बराबर हो जाएगा हमारा 204 बटे 6। यानी क्या होगा, कितने पद हैं समांतर श्रेणी में या एपी में, कुल 34 पद हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें ये सवाल करना है। 15वें सवाल पे आते हैं। समांतर श्रेणी दी गई है, प्रथम पद और सार्वांतर ज्ञात करना है। तो चलिए हल लेते हैं। एपी हमारे पास दी गई है, क्या है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डैश डैश डैश। तो प्रथम पद तो सभी को पता है, पहला वाला जो पद है प्रथम पद कहलाता है, और सार्वांतर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर प्राप्त होता है, या तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाने पर प्राप्त होता है, या चौथे पद में से तीसरे पद को घटाने पर प्राप्त होता है, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना होता है। तो हर समान है, तो 3 का 3, 5 ऋण 1 यानी 4/3। तो ये हमारे आंसर आ गए प्रथम पद और सार्वांतर बच्चों। अब अथवा वाला प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी का 6वां पद ज्ञात कीजिए। 6वां पद ज्ञात करना है हमारे पास। एपी दिया गया है, एपी ऋण 3 ऋण 1/2, 2 डैश 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 डैश। तो यहां पर प्रथम पद ए बराबर ऋण 3 है, सार्वांतर डी बराबर कितना है, ऋण 1/2 में से ऋण क्या घटाना है, ऋण 3 को घटाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऋण 1/2 ऋण 2 बार होने से धन 3 बराबर 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5/2। ये सार्वांतर प्राप्त हो गया बच्चों।
तो हमें छठवां पद ज्ञात करना है। तो A6 बराबर क्या होता है, A धन 5D, एक राजा 5 सिपाही। तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 3 A का मान हो गया, धन 5 D का मान है 5/2। तो ये हो जाएगा ऋण 3 धन 25/2 और ये यहाँ 2 आ जाएगा। तो ऋण 6 धन 25/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 19/2, 19/2, या इसे हम बोल देंगे 19/2 ही लिख दें बच्चों, है ना। 9 सही 1/2 लिखने की बजाय 19/2 ही लिखना यहाँ पर सही रहेगा। अब आगे देखिए, हमारे पास 16वां प्रश्न है। एक आकृति दी गई है, आकृति में डी समांतर बीसी है। डी क्या है, बीसी के समांतर है। तो ईसी का मान हमें ज्ञात करना है। ईसी का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें थेल्स प्रमेय का इस्तेमाल करना होगा। हम क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, है ना। डी समांतर बीसी है, तो AD/DB बराबर AE/EC, है ना। AD कितना है 1.5, DB कितना है 3, AE कितना है 1 और EC का मान हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं x। अभी 1.5 कितना है, 1.5 मतलब 1.5 दूनी 3, कितने बार कटा, 2 बार कटा। अब दोनों के हर अंश में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऊपर, तो यहाँ x हो जाएगा ऊपर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा बच्चों। इसी तरह से 8वां वाला प्रश्न ले लेते हैं इसका। फिर से डी समांतर बीसी है, AD ज्ञात करना है अब हमको। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, चूंकि डी समांतर बीसी है, तब थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD/DB बराबर AE/EC। तो AD/DB, AD को हम क्या मान लेंगे x, DB का मान है 7.2, AE का मान है 1.8 और EC का मान है 5.4। अब दशमलव हटाएंगे तो 18 एकम 18, 18 तिया 54, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7.2 चला जाएगा ऊपर बटे 3। 3 का जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौ 12, 2.4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ बच्चों। तो देखिए 17वां प्रश्न है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। चलिए बना लेते हैं। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी लंबाई 6 मीटर है, उसकी भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। इस तरह से हमने बना लिया, एक त्रिभुज बन गया ABC। अब यहां पर देखिए, जबकि इस समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास इसी समय एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है, 28 मीटर छाया की लंबाई है और मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। इसी समय की बात है, तो हमें इन दोनों त्रिभुज में, यहाँ इसका नाम दे देते हैं PQR, दोनों में। आइए अब हम तुलना करते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में। दोनों त्रिभुजों में क्या है, दोनों त्रिभुजों में कोण ABC बराबर कोण PQR, दोनों लंब हैं, दोनों 90 अंश हैं। फिर यहां देखना पड़ेगा कि ये वाले कोण भी दोनों के बराबर है। क्यों, कोण BAC बराबर कोण QPR। तो यहां पर लिखना पड़ेगा एक ही समय पर सूर्य का उन्नयन कोण है, इसलिए दोनों बराबर हैं, एक समान होता है। तो अब यहां पर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR।
दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूपता की परिभाषा से क्या होगा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी, यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ए सी बटे पी आर भी हम लिख सकते हैं, लेकिन उनसे संबंधित कोई बात नहीं की जा रही है, इसलिए उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। 6/4 बराबर, अब यहां पर देखिए, सॉरी यहां पर ले लेते हैं 6/पी क्यू कितना है, h है, 6/h बराबर बी सी का मान है 4 और क्यू आर का मान है 28। तो अब हम इसे हल कर देंगे त्रियक गुणा करके। तो यहां पर देखिए 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, पहले काट भी दो, और यहां पर हो जाएगा त्रियक गुणा, तो h एकम h हो गया और 6 7 42, तो h बराबर हो गया 42 मीटर। आंसर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई h बराबर 42 मीटर है, मीनार की ऊंचाई। ठीक है बच्चों, अब आगे लेते हैं इसके अथवा का प्रश्न। समरूप आकृतियों को समझाइए। तो यहां पर हो जाएगा समरूप आकृतियां, क्या होगा, दो आकृतियां समरूप होती हैं यदि उनके आकार समान हो। ध्यान रखेंगे, आकार समान हो, किंतु माप समान होना आवश्यक नहीं है, आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो। तो ये है आकृतियों की समरूपता, त्रिभुजों की समरूपता, बहुभुजों की समरूपता। सबके लिए हमें यही परिभाषा लिखना है। तो यहां पर ले लेंगे, दो त्रिभुज आप बना सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। माप कर बनाएंगे आप जरा अच्छे से, ए बी सी पी क्यू आर। तो यहां इनके आकार समान है, आमाप त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इनके आकार समान हो और आमाप समान होना आवश्यक ना हो। आपको आकृति यदि नहीं बनानी है तो केवल आप इस तरह से परिभाषा भी लिख सकते हैं बच्चों। अब आगे लेते हैं अगला 18वां प्रश्न है, संख्या 13, 39 और 52 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो यहां ले लेते हैं हल। 13, तो 13 के अभाज्य गुणनखंड 13 एकम 13, 39 के अभाज्य गुणनखंड 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 एकम 13, और 52 के करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर 2 एकम 2 तिया और 13 एकम 13। तो 13 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 13 की घात 1, और 39 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुणा 3 की घात 1, 13 की घात 1, और 52 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 की घात 2 और 13 की घात 1। तो HCF निकालना है हमें 13, 39 और 52 का। तो क्या हो जाएगा, संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेना है। तो उभयनिष्ठ कौन है, 13 है सब में, तो सबसे छोटी घात 13 की घात 1 यानी 13, ये हो जाएगा आंसर बच्चों। फिर आगे अथवा है, दर्शाइए कि 5 ऋण करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर हम हल में माना 5 ऋण करणी 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 5 ऋण करणी 3 को क्या ले लिया, P बटे Q के रूप में ले लिया, जहां फिर इसे हम और सरलतम रूप में भी लिख देंगे। P बटे Q का सरलतम रूप में क्या हो जाएगा, यहां लिख देंगे सरलतम रूप में क्या हो जाएगा, 5 ऋण करणी 3 बराबर, मान लो P बटे Q और कटता है और सरल होता है तो A बटे B हो जाएगा। और फिर यहां लिखना पड़ेगा जहां A एवं B सह अभाज्य पूर्णांक है।
पूर्णांक है और पहली बार में भी a बटे b के बराबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने लिख दिया तो ये हो जाएगा 5, ab इस तरफ आ जाएगा ऋण a बटे b, करणी 3 उस तरफ चला जाएगा करणी 3। फिर यहाँ पर हो जाएगा 5b ऋण a बटे b बराबर करणी 3। तो लिखना पड़ेगा दायां पक्ष हम जानते हैं, यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं कि दायां पक्ष में करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो दायां पक्ष में करणी 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, जबकि बायां पक्ष में 5a b पूर्णांक है। अतः पूर्णांकों का जोड़ना घटाना गुणा भाग क्या कहलाता है? परिमेय कहलाता है। 5b ऋण a बटे b परिमेय है। तो यह क्या है? यह विरोधाभास है। गलत हो गया ना, बाएं में कुछ है दाएं में कुछ है, यह विरोधाभास है। अतः हमारा माना गया तथ्य असत्य है। तो ये असत्य है तो क्या होगा? अतः 5 ऋण करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हमने परिमेय मानने की गलती किए थे, वो असत्य है, और 5 ऋण करणी 3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 19वां सवाल लेते हैं। द्विघात बहुपद 3x वर्ग ऋण x ऋण 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद। सबसे पहले ले लेते हैं द्विघात बहुपद px बराबर 3x वर्ग ऋण x ऋण 4। अब मध्य पद को हमें दो भागों में तोड़ना है, इसलिए 3x वर्ग ऋण, अब यहाँ पर x का गुणांक कौन है? 1, उसकी जगह को खाली कर देंगे। x है तो x, ऋण है तो ऋण, 4 है तो 4। अंतिम पद के सामने ऋण है तो यहाँ बीच में ऋण लगा देंगे। 3 चौ 12, यानी हमें 1 को, एक गुणांक 1 है यहाँ पर, 1 को हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जिनका अंतर 1 हो और गुणनफल 12 हो। तो 4 तिया 12, ठीक है ना, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब इसे हल कर लेते हैं। 3x वर्ग ऋण अंदर जाएगा, 4x अंदर आएगा, फिर ऋण अंदर गया, धन 3x ऋण 4। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? पहले और दूसरे पद में से x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 3x ऋण 4। फिर दूसरे और तीसरे और चौथे पद में से 1 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 3x ऋण 4। 3x ऋण 4 दोनों में कॉमन है तो 3x ऋण 4 को कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा x धन 1। अब करेंगे, जब पहले वाले पद को 0 कर देंगे, 3x ऋण 4 बराबर 0 इंप्लाइज 3x बराबर 4 और x बराबर 4 बटे 3, तथा जब x धन 1 बराबर 0, x बराबर ऋण 1, ये हमारे दो शून्यक प्राप्त हो गए। अब इन दो शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करना है हमें, तो सबसे पहले करेंगे शून्यकों का योग कर दीजिए। कितना आएगा योग करने में? 4 बटे 3 धन ऋण 1, तो ये ऋण 3 हो जाएगा उधर जाके, तो 4 ऋण 3 बटे 3 यानी 1 बटे 3। 1 बटे 3। अब यहां देखिए x वर्ग का गुणांक है 3, x का गुणांक है ऋण 1 और अचर पद है ऋण 4, तो x के गुणांक के रूप में हम इसे ऋण 1 है ना, तो इसे ऐसा लिख देंगे, 1 को ऋण 1 बटे x वर्ग का गुणांक। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, यहाँ पर देखिए, ऋण x का गुणांक
बटे एक्स वर्ग का गुणांक, है ना बच्चों आसान। अब देखिए, अब शून्यकों का क्या करना है हमें, गुणा। शून्यकों का गुणा गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कौन कौन से हैं शून्यक, शून्यक हैं हमारे 4/3 और ऋण 1। तो चलिए गुणा कर देंगे, 4/3 का गुणा किससे करेंगे, ऋण 1 से करेंगे। क्या हो जाएगा, ऋण 4/3 हो जाएगा। ऋण 4 वास्तव में क्या है, देखिए अचर पद है, तो ये क्या हो गया, अचर पद बटे 3 कौन है, एक्स वर्ग का गुणांक। इस तरह से हमारे पास ये दोनों संबंध प्राप्त हुए बच्चों। अब अथवा का प्रश्न लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और ऋण 1 है। तो चलिए इसे हल करते हैं। यहां पर ले लेंगे हल। दिया है, क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, वास्तव में ऋण b बटे a होता है, जो कि कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है और 1/4 दिया गया है। शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, c/a होता है, लेकिन दिया गया है ऋण 1, इसके बटे कुछ नहीं तो 1। अब हमें केवल ये करना है कि दोनों स्थानों में a एक सा होना चाहिए। तो पहले वाले में क्या है, a के स्थान पर 4 है, तो यहां भी ऊपर नीचे हम 4 का गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऋण 4/4। जब a दोनों स्थानों पर समान हो जाएगा तब हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, व्यापक द्विघात बहुपद से तुलना करने पर, व्यापक द्विघात बहुपद से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, a बराबर हमें प्राप्त होगा 4, b बराबर, देखो b के सामने, ऋण b के सामने 1 है तो ऋण उस तरफ जाएगा तो b बराबर ऋण 1 हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा हमारा, c के सामने देखिए कितना है, ऋण 4 है। तब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद हमारा हो जाएगा ax वर्ग धन bx धन c। तो रख देंगे मान, a का मान कितना है, 4x वर्ग, फिर यहाँ ऋण 1 है, b के स्थान पर क्या है, ऋण 1 है, तो ऋण 1 तो x से गुणा होकर x ही हो जाएगा, और ऋण 4। अब इसी को हम लिखेंगे व्यापक रूप में बहुपद का क्या रूप हो जाएगा, यहां पर लगा देंगे k, 4x² माइनस x माइनस 4, जहां k एक वास्तविक संख्या है, यानी इसमें हम किसी भी वास्तविक संख्या का गुणा करेंगे तब भी हमें a, b और c के मान इसी तरह से प्राप्त होंगे, इसलिए हम यहाँ पर k एक नियतांक लेते हैं। चलिए अब लेते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 के 10 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। आगे बढ़ रही है श्रेणी, तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम ले लेंगे समांतर श्रेणी, या हम क्या लिख देंगे, एपी। तो एपी कर देते हैं। एपी क्या दी हुई है हमारे पास, 2, 7, 12 और कितने पदों तक, 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या दिया हुआ है, प्रथम पद a बराबर 2, फिर सारवांतर कितना है बच्चों, d बराबर, दूसरे पद में से पहले को घटा दीजिए, 7 ऋण 2 बराबर 5। इसके बाद हम ले लेंगे
10 पदों तक का योग ज्ञात करना है ना, तो 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है तो n पदों के योग का सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। यहां पर पदों की संख्या हमारे पास क्या दी गई है, पदों की संख्या n बराबर 10 दी गई है। तो देखिए S10 यानी 10 पदों तक का योग ज्ञात करेंगे तो S10 कहलाएगा। n के स्थान पर 10/2, 2 a के स्थान पर क्या हो जाएगा 2, धन फिर से n के स्थान पर 10, ऋण 1 d के स्थान पर 5। तो S10 बराबर होगा, ये 2 पंचे 10, 5 आ गया, अंदर देखिए 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9, 9 पाना 45। अब यहां पर हो जाएगा S10 बराबर 5 गुणा 49। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें S10, 10 पदों तक का योग, 5 9 45 की 5 हासिल का 4, 5 के 20 और 4 24, 245। तो 10 पदों का योग क्या हो जाएगा 245। अब लेते हैं अथवा का प्रश्न। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो क्या करेंगे, हल माना एपी का प्रथम पद ए एवं सार्वांतर डी है, सार्वांतर डी है। जब हमने ये मान लिया तो क्या है, शर्त फर्स्ट क्या है, शर्त फर्स्ट है 11वां पद 38 है, यानी a प्लस 10d 11वां पद यानी 1 प्रथम पद और 10 सार्वांतर। तो a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण नंबर 1। शर्त सेकंड क्या है, 16वां पद 73 है, a प्लस 15d 16वां पद यानी a प्लस 15d कितना है 73 है, ये समीकरण 2 दे देंगे। अब हमको क्या करना है, घटा देंगे, तो यहां लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। तो देखिए 2 क्या है, a धन 15d बराबर 73 और a धन 10d बराबर 38। घटाने पर बाद वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 15d में से 10d जाएगा तो क्या बचेगा 5d, और यहां 13 में से 8 गए तो कितना बचेगा 5, और 6 में से 3 गए तो 3। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, d बराबर 35/5, 5 7 35, तो बार कटा 7 बार, d का मान प्राप्त हो गया हमें 7। अब हमें a का मान प्राप्त करना है, तो किसी भी एक समीकरण में हम रख देंगे d के मान को। तो d के मान को समीकरण 1 में रखने पर, बिल्कुल विलोपन विधि से करना है इसे, तो यहां पर 1 में रख देंगे d के मान को। तो a धन 10 d के स्थान पर 7 बराबर 38। तो a बराबर क्या हो जाएगा 38 ऋण 70। तो a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण 32। ठीक है बच्चों, अब हमें यहां क्या करना है, हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो a31 कितना होगा, a प्लस 30d होगा। तो a कितना है ऋण 32 धन 30 और d का मान कितना है 7। तो यहां पर हो जाएगा 3 7 21, 210 में से 32 घटा देंगे, 210 में से 32 घटा देंगे तो ऋण 178 आ जाएगा बच्चों। ऋण 178 ही हमारा आंसर होगा, 31वां पद होगा। ठीक है बच्चों, 21वां प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म 3x धन 5y ऋण 8 बराबर 0
और 9x बराबर 2y धन 7 को विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं। हल दिया है, पहला समीकरण व्यवस्थित करके मैं यहां लिख रहा हूं, आप पहले इन्हें लिख देंगे। 3x धन 5y ऋण 8 इस तरफ है तो उस तरफ ले जा लेंगे, समीकरण 1 दे देंगे। फिर 9x बराबर 2y है तो ऋण 2y हो जाएगा बराबर 7, समीकरण नंबर 2। x के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 3 का, और समीकरण 2 में किसी का नहीं कर रहे हैं तो लिख देंगे एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, मतलब समीकरण 2 अपरिवर्तनशील रहेगा। 3 का गुणा कर देंगे समीकरण 1 में, 3 तिया 9x धन 3 पांचे 15y बराबर 3 अट्ठे 24, और समीकरण 2 जैसे का वैसा रहेगा। अब यहां पर एक समान चिन्ह है x के गुणांकों में, इसलिए यहां लिख देंगे घटाने पर। ये धन का ऋण हो जाएगा, ये ऋण का धन हो जाएगा, ये धन का ऋण हो जाएगा, 7 के सामने धन है तो ये कैंसिल, ये दोनों धन धन होने की वजह से 15 और 2 17y। अब 24 में से 7 जाएगा तो 17 ही बचेगा, तो y बराबर हो गया 17/17। कितने बार कटा? एक बार। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी 1 और 2 दोनों में कहीं भी रख सकते थे, समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 क्या है? 3x धन 5y बराबर 8 है। यहां हम y के मान को रख देंगे, 3x धन 5, y का मान है 1 बराबर 8, तो 3x बराबर हो जाएगा 8 ऋण 5 एकम 5, x बराबर हो जाएगा 3/3। x का मान भी हमें 1 ही प्राप्त हुआ। तो आंसर क्या हो गया? आंसर प्राप्त हो गया x बराबर 1, y बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब लेते हैं इसके अथवा का प्रश्न। समीकरण युग्म x धन y बराबर 14, x ऋण y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। हल सबसे पहले दिया है, कौन कौन से समीकरण दिए हुए हैं? x धन y बराबर 14, समीकरण 1, x ऋण y बराबर 4, समीकरण 2। समीकरण 2 से जो समीकरण आसानी से किसी एक को अकेला करना है, हमें दोनों में आसानी से अकेले हो जाएंगे। समीकरण 2 लिया मैंने, x ऋण y बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 धन y, ये हो गया। इसे हम x के मान को 2 से निकाला, अब किस में डालना है? 1 में। समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर की बजाय हमें क्या लिखना है? प्रतिस्थापित करने पर। x का मान क्या है? 4 धन y है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। x धन y बराबर 14 है, x का मान हम क्या रख देंगे? 4 धन y, और ये y तो है ही पहले से, बराबर 14, y और y मिलकर हो जाएंगे 2y, है ना, 2y हो गया, और बराबर 14 था तो 14 में से 4 जाएगा तो 10, तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया? 10/2, 2 पंचे 10। ठीक है ना। तो y के मान से अब क्या निकल जाएगा? y के मान को समीकरण 1, 2 कहीं पर भी रख दो, 3 पर रख दो, कहीं पर भी रख दो, को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा? x धन y का मान है 5 बराबर 14, तो x बराबर 14 ऋण 5, x बराबर 9। तो आंसर आया x बराबर 9, y बराबर 5। ठीक है बच्चों, आसान है ना।
अब 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न देखिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब हमें माना, हल में लिख देंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक x है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक उससे एक अधिक यानी x धन 1 है। अब दोनों के वर्गों का योग, तो क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग 365 है, यानी पहले का वर्ग धन दूसरे x धन 1 का पूरे का वर्ग 365 है। अब इससे हम एक द्विघात समीकरण बना लेंगे, तो हो जाएगा x वर्ग धन x का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 पहला दूसरा बराबर 365। x वर्ग और x वर्ग मिलकर हो जाएंगे 2x वर्ग, फिर ये हो जाएगा 2x और 1 और 365 इधर आएगा तो ऋण 365, तो 1 घट जाएगा तो ऋण 364 बराबर 0। दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर दे देंगे। चलिए दे देते हैं। दोनों पक्षों में जब हम 2 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा x वर्ग धन इसमें 2 का भाग देंगे तो x, इसमें 2 का देंगे तो 182 बराबर 0। अब x वर्ग धन 1 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि उनका गुणनफल 182 हो, अंतिम पद के सामने का चिन्ह यहाँ पर अंतर कितना हो? 1 हो। तो देखिए हम यहाँ पर इनको तोड़ देते हैं। 14 ऋण 13 में तो क्या हो जाएगा? 13 चौके 52 की 2 हासिल का 5, 13 एकम 13, 14 15 16 17 18। बस ये ध्यान रखना है बच्चों। अब हो जाएगा x वर्ग धन 14x ऋण 13x ऋण 182 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा तो x धन 14, और यहां से अब ऋण 13 कॉमन निकल जाएगा तो x धन 14 दोनों में आया बराबर 0। अब x धन 14 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x ऋण 13 बराबर 0। अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालना है, लेकिन ध्यान रखें x क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तो ऋणात्मक मान असंभव हो जाएगा। तो लिखेंगे जब x धन 14 बराबर 0, x बराबर ऋण 14, यह क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, अतः असंभव है। ऋणात्मक पूर्णांक थोड़ी ना लेना है हमको, धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो अब क्या हो जाएगा? तथा जब, यहां से ले लीजिए, तथा जब x धन 13, x ऋण 13 है, अब x ऋण 13 बराबर 0, क्या होगा? x ऋण 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। ठीक है, अब x बराबर 13 आ गया तो उसका अगला धनात्मक पूर्णांक उससे एक अधिक है, तो क्या हो जाएगा? पहला पूर्णांक x बराबर 13 और दूसरा पूर्णांक उससे एक अधिक x धन 1 बराबर 14। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। अब ले लेते हैं अथवा का प्रश्न। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहां पर हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हम क्या ले रहे हैं? ये देखिए, समकोण त्रिभुज का सबसे पहले हल में ले लेते हैं
माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, तब लंब क्या हो जाएगा उसका, या उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई ले लेते हैं, तब ऊंचाई बराबर x ऋण 7 सेंटीमीटर। और कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। एक इस तरह की हम यहां पर आकृति बना लेंगे, है ना बच्चों। यहां पर x ऋण 7 और ये है 13, ये ठीक है। यहां पर अब हम ले लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, हाँ, क्या होता है, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं AB के वर्ग और BC के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, AB का वर्ग हमारे पास x ऋण 7 पूरे का वर्ग, BC का वर्ग है x का वर्ग और AC का वर्ग है 13 का वर्ग। तो इसे हम लिख देंगे x का वर्ग धन 49 ऋण 7 दूनी 14x धन x वर्ग, फिर यहां पर हो जाएगा बराबर 169 इस तरफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x वर्ग, ये धन x वर्ग है, x वर्ग और x वर्ग मिलकर हो जाएंगे 2x वर्ग ऋण 14x और यहां पर धन 49 है ऋण 169 है बराबर 0। 2 का भाग दे देंगे, 169 जब 49 से घटाएंगे तो क्या होगा, ऋण 120 हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं ऋण 120। आपको अलग अलग स्टेप में करना है बच्चों, मैं यहां पर एक साथ कर दे रहा हूं। दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे तो x वर्ग ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0। अब हम इसे 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि जिनका गुणनफल 60 हो जाए, अंतर 7 हो जाए। तो x वर्ग ऋण 7 की जगह को खाली किया, x ऋण 60 बराबर 0, अंतिम पद के सामने ऋण है तो ऋण आ जाएगा। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, 12 ऋण 5, 12 पंचे 60, तो यह हो जाएगा x वर्ग ऋण 12x धन 5x ऋण 60 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन निकला, x ऋण 12, इन दोनों में से 5 कॉमन निकला, x ऋण 12, तो दोनों गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक कोष्टक में x ऋण 12 दूसरे कोष्टक में x धन 5 बराबर 0। अब हम ले लेंगे जब x ऋण 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 12, तथा जब x धन 5 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 5। अब ये दूरी है इसलिए असंभव है, क्या लिखेंगे यहां, असंभव, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो x का मान कितना आया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या ज्ञात करना पड़ेगा, त्रिभुज का आधार x माने थे ना, तो त्रिभुज का त्रिभुज का आधार हमने क्या माना है, x बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई x ऋण 7 बराबर उससे 7 कम 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ऐसे ही देखिए 23वां प्रश्न, 90 सेंटीमीटर
की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, बल्ब कहां, भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो 4 सेकंड बाद उसे उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले हमें एक खंबा लगाना है। कैसा खंबा लगाना है, तो यहां पर बल्ब लगे हुए एक खंबा लगाना है। एक बल्ब लगा हुआ ये खंबा लगा दिया मैंने बच्चों, ठीक है। अब यहां पर 90 सेंटीमीटर की एक लड़की खड़ी है। ये 90 सेंटीमीटर लंबाई की एक लड़की खड़ी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। 1 सेकंड में 1.2, 2 सेकंड में 2.4, 3 सेकंड में 3.6 और 4 सेकंड में 4.8 चल ली लड़की ने। 4 सेकंड चलने के बाद यहां आ गई। लड़की 90 सेंटीमीटर ऊंचाई की है, इस ऊंचाई की है देखो, तो उसकी छाया की लंबाई हमें ज्ञात करना है। अब बल्ब जब यहां ऊपर जल रहा है तो इस तरह से लड़की की छाया बनेगी। ये बन गई लड़की की छाया। तो हम यहां दे देते हैं ए बी सी डी। तो डी सी क्या है, लड़की की छाया है, और डी क्या है, लड़की है। तो यहां पर हम लिख देंगे हल। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दिया है खंबा क्या है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर ऊंचाई पर है, बल्ब की ऊंचाई खंबे पर लगे बल्ब की ऊंचाई है ना, खंबे पर लगे बल्ब की ऊंचाई कितनी है, 3.6 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक। ए बी बराबर, अब यहां पर लड़की की ऊंचाई कितनी है, लड़की की ऊंचाई डीई बराबर 90 सेंटीमीटर है, 90 सेंटीमीटर है। अब हमें देखना है कि 90 सेंटीमीटर यानी इसे मीटर में लिखना है तो 0.9 मीटर। अब हमें यह देखना है लड़की की चाल कितनी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड। 4 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में 1.2 है तो 4 सेकंड में 1.2 गुणा 4 तो 4.8 सेंटीमीटर, ओह सॉरी मीटर, 4.8 मीटर चल ली उसने। अब लेते हैं दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई डी सी में, दोनों त्रिभुजों में क्या है, कोण बी बराबर कोण डी, 90 अंश के हैं दोनों। अब दूसरा कोण क्या है, कोण सी बराबर कोण सी, उभयनिष्ठ कोण है। अब दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए तो त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ई डी सी के। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। तो हमें तीसरी भुजा की आवश्यकता तो नहीं, केवल इन दो भुजाओं की आवश्यकता है। तो हम यहां पर छाया की लंबाई को क्या मान लें, माना लड़की की छाया की लंबाई कितनी है, छाया की लंबाई x है, x मीटर है ना। तो माना छाया की लंबाई x मीटर है। अब यहां पर हम देखते हैं कि लड़की 90 सेंटीमीटर है यानी 0.9 मीटर है और यहां पर 3.6 मीटर है। और दूसरे में हम ये देख रहे हैं कि 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है। BD बराबर कितनी है, 4.8 मीटर है। BD कितना है, 4.8
8 मीटर है। तो पहले त्रिभुज का लंब यानी ए बी बटे ई डी बराबर दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है 4 यानी बी सी बटे छोटे त्रिभुज का आधार डी सी। अब इसमें हम मान रख देंगे। ए बी का मान कितना है 3.6 बटे 0.9। फिर बी सी का मान कितना है 4.8 धन एक्स बटे डी सी का मान है एक्स। इसे हल कर देंगे बच्चों तो दशमलव हटाएंगे तो 9 चौके 36 4 बार कट जाएगा। 4 और x का गुणा होगा तो 4x बराबर 4.8 धन x, x फिर इधर आ जाएगा तो 3x बराबर 4.8, x बराबर 4.8 भागे 3, 3 एकम 3 बचा 1, 3 6 18। तो कितना आया छाया की लंबाई 1.6 मीटर प्राप्त हुई। चलिए लेते हैं अथवा का प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो हमें यहां पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है एक त्रिभुज। तो ले लेंगे हम एक त्रिभुज। ये देखिए यहां पर हमने ले लिया एक त्रिभुज ए बी सी। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा एल खींच दिया और ये बिंदु कौन है डी और ई हैं। तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो हमको ये बताना है। तो दिया है सबसे पहले कर देंगे जो भी प्रश्न में दिया है उसे हम लिख देंगे। दिया है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC के समांतर कौन है BC समांतर L। ठीक है भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए तो एक रेखा खींची जाए BC समांतर L। रेखा L बिंदु भुजा AB एवं AC को क्या करेंगे भुजा AB को बिंदु D पर तथा भुजा AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है बच्चों अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में क्या आएगा सिद्ध करना है अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी ए बी और ए सी तो उनको एक ही अनुपात में विभाजित करती है हमको सिद्ध करना है। तो लिख देंगे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये हमें सिद्ध करना है। अब हम यहां पर कर लेंगे रचना। रचना क्या रहेगी देखो रचना हम क्या करते हैं सबसे पहले यहां पर ई एम देखो यहां पर डी एम पहले एक लंब खींच देंगे डी एम कौन सा लंब खींचा डी एम लंब खींचा एसी पर। तो लिख देंगे डी एम लंब एसी एवं ई एन इससे क्या हो जाएगा एन ई एन लंब ए बी खींचते हैं। दोनों हम खींच देंगे तो यहां लिख देंगे खींचते हैं। ठीक है फिर लिखते हैं बिंदु बी को ई से तथा सी को डी से मिलाते हैं। मिला दो तो मिला देते हैं। कैसे मिलाएंगे यहां पर बी को ई से और सी को डी से मिलाते हैं। तो हमें सब अलग अलग प्रकार के त्रिभुज प्राप्त हुए। अब उपपत्ति देखिए त्रिभुज
सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो डी एम लंब है वो वास्तव में पूरी एसी भुजा पर लंब है, चाहे वो एई पर भी लंब है और ईसी पर भी लंब है और एसी पर लंब है। इसी प्रकार ई एन जो लंब है वो वास्तव में एडी पर भी लंब है, एबी पर भी लंब है और डीबी पर भी लंब है। जिस पर जरूरत पड़ेगी हम वहां लगाएंगे। अब उत्पत्ति, तो हमें ये ध्यान रखना है बच्चों, त्रिभुज पहले ए लिख दिया, क्षेत्रफल लगा दिया, क्षेत्रफल त्रिभुज, क्षेत्रफल त्रिभुज, है ना। सबसे पहले मैंने क्या लगाया, ए, फिर यहां पर लगाया बी, है ना आसान। फिर नीचे लगा दूंगा क्षेत्रफल त्रिभुज ए और यहां पर लिख दूंगा क्षेत्रफल त्रिभुज सी। अब देखो दोनों के आगे मैंने लगा दिया डीई डीई, ये हमारे याद रखने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई और क्षेत्रफल त्रिभुज बीडीई में ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो एडी का आधार कौन है, एडी है, ऊंचाई कौन है, ईएन है, तो एडी गुणा ईएन। अब दूसरे में बीडी लीजिए, ये वाला त्रिभुज, ये बीडीई ये वाला त्रिभुज, इसमें क्या है, इसमें आधार कौन है 1/2 बीडी, 1/2 बीडी, बीडी हो गया आधार और ऊंचाई तो इस पूरी लाइन के लिए एक ही ऊंचाई है, वो है ईएन। तो ईएन से ईएन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, AD/DB बचेगा जो कि हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार अब ए और सी फिर से लिख दिया हूं मैंने, तो क्षेत्रफल त्रिभुज, फिर इसके आगे डीई लगा दो, इसके भी आगे डीई लगा दो, आसान है ना, ए बी फिर ए सी, है ना। तो एडीई के लिए तो फिर से हम अब उस तरफ की भुजाएं लेंगे, यही क्षेत्रफल त्रिभुज एडीई ले रहे हैं हम, लेकिन अब दाईं तरफ की भुजाएं लेना है ना, तो उसका आधार क्या हो जाएगा एई और ऊंचाई क्या हो जाएगी डीएम। तो लिखते हैं 1/2 एई गुणा डीएम, फिर 1/2 सीडीई की बात करते हैं, ये सी डीई इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए आधार कौन है ईसी और ऊंचाई तो सेम रहेगी डीएम ही रहेगी, तो ईसी गुणा डीएम, फिर से डीएम से डीएम कट, 1/2 से 1/2 कट, यहां कितना बचेगा AE/EC और समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब BDE और CDE ये बस अलग है, वरना दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाते, राइट हैंड साइड बराबर कर देते हम, तो ये अलग क्यों है। अब देखिए क्षेत्रफल, ये जो BDE है और CDE है, दोनों क्षेत्रफल किस पर बसे हुए हैं, ये आधार D पर है और समांतर रेखा BC और DE के बीच में बने हुए हैं। तो हम इसको लिखते हैं, चूंकि एक ही आधार एवं समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज CDE, दोनों बराबर हो गए। तो जहां हमने CD लिखा था वहां भी अब हम क्या लिख सकते हैं BDE ही लिख सकते हैं। अतः समीकरण 2 निम्न होगा, क्या हो जाएगा समीकरण 2, अब देखो कैसा हो जाएगा, यहां भी BDE ही आ जाएगा, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर AE/EC, ये समीकरण, नया समीकरण बना, समीकरण 3। अब समीकरण 1 में जो लेफ्ट हैंड साइड है वही समीकरण 3 का लेफ्ट हैंड साइड हो गया। समीकरण 1 का राइट हैंड साइड
समीकरण 3 के राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तब समीकरण 1 एवं 3 में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। समीकरण 1 एवं 3 से AD बटे DB बराबर AE बटे EC, और यही हमको सिद्ध करना था बच्चों। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।